से समझ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फैटी एसिड कैटाबोलिज्म, जिसमें हम लोग जो है वो किस तरह से जो ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स हैं या कौन कौन से टाइप्स ऑफ फैट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो किस तरह से मेटाबोलाइज होते हैं, इन सब पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। सो दिस लेक्चर इज अबाउट फैटी एसिड कैटाबोलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि आपकी जो प्लाज्मा है, मैं यहाँ पे सिर्फ अभी ब्लड की बात कर रही हूँ, ब्लड या प्लाज्मा के अंदर किन किन सोर्सेज से फैटी एसिड आ सकते हैं। ठीक है, सोर्सेज क्या है फैटी एसिड्स के, और हर एक सोर्स के बाद हम इस चीज को क्लियर करेंगे कि उसका एंड इफेक्ट क्या होगा। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड है या जो प्लाज्मा है, उसमें 3 डिफरेंट सोर्सेज से आपके पास फैटी एसिड आ सकते हैं, जिसमें एक सोर्स है आपका डाइट। अगर आपने डाइट में कोई लिपिड मॉलिक्यूल कंज्यूम किया है तो ऑब्वियसली वो लिपिड जो है उसकी प्रोसेसिंग के बाद आपके पास यहाँ पे फैटी एसिड प्रोड्यूस होंगे। तो ब्लड में प्रेजेंट फैटी एसिड डाइट से भी आ सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास कुछ फैटी एसिड जो स्टोर होते हैं, स्टोरेज फैटी एसिड। सपोज आपके पास इस केस में बॉडी के अंदर स्टार्वेशन कंडीशन है और आपको ये पता है कि आपके पास एक ऐसा टिश्यू प्रेजेंट है जिसे हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, जिसमें फैटी एसिड स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स। ठीक है, स्टार्वेशन कंडीशन है, इट मीन्स कि आपके सेल्स को एनर्जी की जरूरत है। तो यहाँ पे कोई सेल है जो कि इस टाइम एनर्जी को डिमांड कर रहा है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी बहुत कम है। इस केस में क्या होगा, आपके ये एडिपोज टिश्यूज फैटी एसिड्स को रिलीज करेंगे। फैटी एसिड्स यहाँ पे जो है वो ब्लड के थ्रू इस टारगेट सेल तक जाएंगे और टारगेट सेल में जाने के बाद क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। इट मीन्स कि ब्लड में प्रेजेंट फैटी एसिड स्टोरेज फैटी एसिड भी हो सकते हैं, जो कि एडिपोज टिश्यूज से निकल के किसी दूसरे सेल तक जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ब्लड में प्रेजेंट फैटी एसिड डाइटरी फैटी एसिड भी हो सकते हैं, स्टोरेज फैटी एसिड भी हो सकते हैं, या फिर आपके पास ये वो फैटी एसिड्स हो सकते हैं जो कि किसी एक सेल के अंदर सिंथेसाइज होते हैं और दूसरे सेल में जाके ये क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने डाइट कंज्यूम की और उस डाइट में एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट था। ठीक है, ये सारे का सारा ग्लूकोज लिवर सेल के पास जाएगा। लिवर सेल जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ अदर सेल्स, जो ग्लूकोज रिक्वायर्ड होगा वो तो बाकी सेल्स को प्रोवाइड कर देगा, लेकिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। बट ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के बाद इससे पता चलेगा कि अभी भी ग्लूकोज की सिग्निफिकेंट क्वांटिटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये लिवर सेल अब जो एक्स्ट्रा आपके पास यहाँ पे ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, फैट्स में, ट्राइएसाइलग्लिसरोल। और बाद में ये जो ट्राइएसाइलग्लिसरोल लिवर के अंदर बनते हैं, ये इनको ब्लड में वापस रिलीज करता है और ये ब्लड से होते हुए कहाँ पे जाते हैं, एडिपोज टिश्यूज, जहाँ पे जाके ये क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के प्लाज्मा के अंदर इन 3 डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर जो है वो फैटी एसिड एग्जिस्ट कर सकते हैं। जब आपके फैटी एसिड आपने डाइट के थ्रू कंज्यूम किए हैं तब वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। स्टोरेज फैटी एसिड जो है वो एडिपोज टिश्यू से किसी दूसरे सेल की एनर्जी नीड्स को पूरा करने जा रहे हैं स्टार्वेशन कंडीशन में, तब भी वो प्लाज्मा में प्रेजेंट हो सकते हैं। और थर्ड मैंने वो चीज बताई है, जब आपके पास किसी एक ऑर्गन के अंदर फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है और ये प्लाज्मा को एज अ कैरियर यूज करते हुए किसी दूसरे ऑर्गन के पास जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो इन 3 सिनेरियो में आपके पास जो है वो ब्लड के अंदर क्या चीज प्रेजेंट हो सकती है, फैटी एसिड प्रेजेंट हो सकती है। अब अगर हम डाइटरी फैटी एसिड को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं, तो ये डाइटरी फैटी एसिड किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं और किस तरह से इनका जो है वो नॉर्मली मेटाबॉलिज्म होता है। तो पहले अपने कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में क्लियर रखना है। वो पॉइंट्स क्या है कि फैट जो है ये एडिपोज टिश्यूज में अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर स्टोर होते हैं, इनको स्टोर करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए आपके पास एक फिक्स लिमिट है, फॉर एग्जांपल 4 माइक्रोन मोलर अगर आपके पास लिवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर हो सकता है, तो जब ये लिमिट यहाँ पे जो है वो अचीव हो जाएगी, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो सारे का सारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बल्कि ग्लाइकोजन फॉर्मेशन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। बट एडिपोज टिश्यूज के अंदर आपके जो फैट्स हैं, ये फैट्स अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर स्टोर हो सकते हैं, एंड दैट्स द रीजन कि आपके जो ओबीज पर्सन है उनकी ओबेसिटी को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, बिकॉज उनमें फैट्स अनलिमिटेड क्वांटिटी में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज फैट्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल है
और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो किसी सेल में अनलिमिटेड क्वांटिटी में इसलिए स्टोर हो सकते हैं बिकॉज ये सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, तो इस केस में आपके पास ये ऑस्मोटिकली एक्टिव नहीं है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्टर्ब नहीं करते, इसलिए ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में स्टोर हो सकते हैं। बट ग्लाइकोजन बीइंग अ पोलर मॉलिक्यूल ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में स्टोर होता है। और दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि आपके जो फैट्स हैं ये इनमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ये ज्यादा टाइम के लिए स्टोर भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में स्टोर भी हो सकते हैं। ग्लाइकोजन के रिजल्ट आप लोगों को याद हो तो मैंने डिस्कस किए थे कि 8 to 12 आवर्स के बाद खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फैट के रिजर्व अवेलेबल है तो इवन ये मंथ्स के लिए भी जो है वो उस बॉडी को क्या कर सकते हैं, एनर्जी उसकी मेंटेन रख सकते हैं। दैट्स द रीजन कि आपके जितने भी जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स हैं वो अपनी जो प्राइम एनर्जी है उसको फैट्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं बिकॉज उन्होंने कुछ महीनों के लिए बिल्कुल इन्वायरमेंट से जो है वो अपना लिंक कट ऑफ करना होता है। उस टाइम पे उनके सर्वाइवल का जो पूरे का पूरा जो रेट है वो डिपेंड करता है फैट्स के ऊपर। ठीक है, तो फैट्स हमेशा लॉन्ग टर्म स्टोरेज फील्ड है। ग्लाइकोजन शॉर्ट टर्म के लिए आपकी बॉडी को जो है वो सपोर्ट करते हैं स्टारवेशन में, लेकिन आपके जो फैट्स हैं वो लॉन्ग टर्म आपको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो डाइटरी फैटी एसिड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं कि इनका क्या सोर्स है, ये किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, किस तरह से ये हमारे सेल्स तक ये जो है वो एक्सेस हासिल करते हैं। तो बच्चों आप लोग इस चीज को यहाँ से क्लियर कर सकते हो कि जब भी आप कोई लिपिड कंटेनिंग डाइट को कंज्यूम करते हो तो उसको लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए, लिपिड को हाइड्रोलाइज करने के लिए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जिन एंजाइम्स को हम कहते हैं लाइपेजेस। लाइपेजेस एक्चुअली आपके पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि डाइटरी ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स में से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान जो बॉन्ड है उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि आपकी जो लाइपेजेस हैं उन लाइपेजेस ने एक्ट करना है ट्राइएसाइलग्लिसराइड से। इट मीन्स कि हमारी डाइट के अंदर जो मेजर फैटी एसिड्स हैं वो कौन से होते हैं, ट्राइग्लिसराइड, जिसमें एक ग्लिसरॉल जो है वो 3 फैटी एसिड्स के साथ इस तरह से अटैच होता है। और आपके पास ये जो एंजाइम्स हैं लाइपेजेस ये एक्चुअली इस ईस्टर बॉन्ड को टारगेट करते हैं और इस ईस्टर बॉन्ड को क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं। और इस लाइपेज के एक्शन के बाद आपके पास ग्लिसरॉल अलग हो जाता है और फैटी एसिड जो तीनों पोजीशंस के ऊपर अटैच थे वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, बट नॉर्मली जो हमारे पास फैट्स हम डाइट में कंज्यूम करते हैं या किसी भी एक्वस मीडियम के अंदर जो फैट्स होते हैं वो फैट ग्लोब्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी आपके पास एक बिग मॉलिक्यूल ऑफ फैट ड्रॉपलेट जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जब आपकी जो फैटी डाइट है वो यहाँ पे जाएगी तो ये डाइट इस तरह से आपके जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो फैट ग्लोब्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, फैट का मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक स्पेसिफिक सिक्रीशन होती है जिसको हम बाइल कहते हैं, जिसमें कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट। ये इस बिग फैट ड्रॉपलेट की एमल्सिफिकेशन करते हैं। एमल्सिफिकेशन के बाद ये इसको स्मॉल फ्रेगमेंट के अंदर जो है वो क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, विच मीन्स कि अभी भी ये फैट्स ही हैं, इनमें बॉन्ड की ब्रेकेज नहीं हुई, लेकिन आपके पास ये जो एक बिग मॉलिक्यूल था, एक जो एसोसिएशन थी इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, उनको किसी तरह से यहाँ पे इन बाइल सॉल्ट ने क्या किया, डिस्पर्स किया। तो ये जो आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बनेंगे ये आपके पास स्मॉल माइसील्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो एंजाइम्स हैं, जो बाइल सॉल्ट हैं, वो लिपिड ड्रॉपलेट्स को एमल्सिफाई करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला स्टेप आपके पास बाइल सॉल्ट्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी आपके डाइटरी फैट्स हैं उनको एमल्सिफाई करते हैं और माइसील्स में कन्वर्ट करते हैं। और सेकेंड स्टेप में ये जो माइसील्स हैं, इन माइसील्स में जो कि आपके पास ये ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये माइसील आपके पास एक स्मॉल सा जो है वो फ्रेगमेंट है जिसमें मल्टीपल ऐसे ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स जो है वो प्रेजेंट होंगे और ये अब एक्सेसिबल है। ठीक है, तो इनके ऊपर एंजाइम लाइपेजेस आके वर्क करेंगे और इसमें से जो ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स हैं उनमें से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को क्या कर देंगे, रिलीज। के पास जो बाइल सॉल्ट है ना, एक्चुअली ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और आपको ये पता है कि जितने भी एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं, पोलर और नॉन पोलर।
ठीक है। तो ये बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, इनके जो हाइड, सपोज ये कोई बाइल सॉल्ट है, यहाँ पे इसका नॉन पोलर ग्रुप है जो कि इस लिपिड के साथ अटैच है, और दूसरी तरफ इसका पोलर ग्रुप है जो कि लाइपेज के साथ अटैच हो जाता है। तो एक्चुअली ये जो बाइल सॉल्ट है ना, ये इस लिपिड मॉलिक्यूल की, इस एंजाइम के लिए एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, बिकॉज ये एंजाइम पोलर मीडियम के अंदर प्रेजेंट है और इसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं है या किसी तरह से ये इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट आपके पास ये लिपिड मॉलिक्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे, स्मॉल माइसील्स में कन्वर्ट होंगे, और उसके बाद ये बाइल सॉल्ट जो है ये लिपिड और लाइपेज के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको क्या करते हैं, फेवरेबल बना। ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें आपके पास इन लिपिड की माइसील फॉर्मेशन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट। सेकंड स्टेप में आपने ये देखा कि आपके पास इंटेस्टाइन, ये अभी मैं इस इंटेस्टिनल ल्यूमेन की बात कर रही हूँ, ये आपके पास जीआई ट्रैक्ट है और यहाँ पे ये सारा प्रोसेस हो रहा है इस इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है। तो अब आपके पास इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रीवियसली ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड थे वो हाइड्रोलाइज होके किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, ग्लिसरॉल में। और सेकंड आपके पास कौन से कंपोनेंट्स है, फैटी एसिड। अब यहाँ पे जो आपके इंटेस्टिनल सेल्स हैं, ये सेल्स जो कि इस इंटेस्टाइन वॉल को क्या करते हैं, लाइन करते हैं, दीज इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल्स, इनको आप म्यूकोसल सेल्स कहते हो, ये इन ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को अपटेक करेगी। इसका मतलब है यहाँ पे डाइजेशन होना या इस बॉन्ड को ब्रेक करवाना जरूरी इसलिए था बिकॉज आपके इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल्स ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड को अपटेक नहीं कर सकते। अगर इन्होंने अपटेक करना है तो इन्हें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बाइल सॉल्ट माइसील फॉर्मेशन करेंगे, लाइपेजेस इन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, देन इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल्स इनको क्या करेंगे, ग्लिसरॉल को और फैटी एसिड को क्या कर लेंगे, अपटेक कर देंगे। अब ये इंटेस्टिनल सेल जैसे ही ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को अपटेक करते हैं, सपोज ये आपके पास कोई पर्टिकुलर म्यूकोसल सेल्स है, ठीक है, और ये म्यूकोसल सेल जैसे ही ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को अपटेक करता है, अपटेक करने के बाद ये दोबारा इनमें कंडेंसेशन करवा देता है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास सपोज ये 3 फैटी एसिड जो यहाँ पे फ्री फॉर्म में इसमें अपटेक किए हैं, अपटेक करने के बाद दोबारा से इनके दरमियान एसोसिएशन करवाएगा और इन दो मॉलिक्यूल्स को वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड में। तो आपके पास जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड है वो सिर्फ और सिर्फ अपटेक के लिए उसकी डिग्रेडेशन हुई थी, लेकिन जैसे ही आपके म्यूकोसल सेल्स इसको अपटेक कर लेंगे उसके बाद दोबारा से आपके पास जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड का मॉलिक्यूल है वो रीसिंथेसाइज हो जाएगा, यानी लिपिड जिस फॉर्म में आपने उनको जब वो इंजेक्ट किया है उसी फॉर्म के अंदर म्यूकोसल सेल के अंदर रीजनरेट हो जाएंगे। अब ये जो म्यूकोसल सेल हैं, और यहाँ पे आप इस चीज को अगर यहाँ पे देखो, इन म्यूकोसल सेल्स ने अब इन लिपिड्स को ट्रांसफर करना है कहाँ पे, ब्लड में। ठीक है। और ये लिपिड आपके पास अगर आप देखो तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। सपोज यहाँ पे आपके पास ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे हम ब्लड वेसल ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो आपका म्यूकोसल सेल है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जीआई ट्रैक्ट। ये आपके पास गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट थी जहाँ पे बाइल सॉल्ट थे जिन्होंने लिपिड को माइसील में कन्वर्ट किया, माइसील के बाद लाइपेजेस ने इनको ब्रेक करके अपटेक में हेल्प किया, और अपटेक के बाद आपके पास दोबारा से सेल के अंदर जाके ये जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड है ये रीजनरेट हो गया। अब ये जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड मैं यहाँ पे आपको बता दी, इस इंटेस्टिनल म्यूकोसा सेल ने इसलिए इसको पिक किया था ताकि ये इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर सके, ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर सके। तो अब ये सेल क्या करेगा, अगर इसको ब्लड में ट्रांसफर करेगा, ये जो म्यूकोसल सेल है, तो ये मॉलिक्यूल लिपिड मॉलिक्यूल नॉन पोलर इन नेचर है, जबकि ब्लड के अंदर आपके पास 90% वाटर प्रेजेंट है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई पोलर मीडियम नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करवा सके? थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो मॉलिक्यूल है उनकी जो पोलैरिटी है वो एक जैसी नहीं है, एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है। तो इस केस में आपके ये जो इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल्स हैं ये खाली इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को प्लाज्मा में रिलीज नहीं करेंगे, बल्कि ब्लड में रिलीज नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे क्या करेंगे, इस लिपिड मॉलिक्यूल को एसोसिएट करेंगे विद सर्टेन प्रोटीन होती हैं, और इन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, एपोलिपोप्रोटीन। ठीक है। एपोलिपोप्रोटीन्स मीन्स कि अभी ये प्रोटीन्स फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। सपोज ये आपके पास एक प्रोटीन है, ये दूसरी प्रोटीन है, इस तरह से तीसरी प्रोटीन है। ये एपोलिपोप्रोटीन B48 है बिकॉज इनकी मल्टीपल टाइप्स हैं, एपोलिपोप्रोटीन C2 एंड एपोलिपोप्रोटीन C3। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड के साथ क्या हो जाएंगी, एसोसिएट हो जाएंगी,
अब इन प्रोटीन्स की नेचर एंटीपैथिक नेचर है, यानी इनमें पोलर एंड्स भी हैं और नॉन पोलर एंड्स भी हैं। तो अपने पोलर एंड्स के थ्रू ये इन ट्राइएथाइलग्लिसराइड मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट होंगी और जो इनके हाइड्रोफिलिक पोर्शन है उसको ये सरफेस के ऊपर क्या कर देंगी, एक्सपोज कर देंगी। तो इन पोलर मॉलिक्यूल्स की वजह से या पोलर हेड ग्रुप की वजह से ये प्लाज्मा में से बड़े इजीली सर्कुलेट कर सकती हैं और इनका जो कोर है उसके अंदर इन्होंने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को क्या किया हुआ है, हाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपके पास यहाँ पे लिपोप्रोटीन बनती है, बिकॉज पहले आपके पास ये लिपिड अलग था और एपोलिपोप्रोटीन अलग थी, लेकिन जब ये लिपिड एपोलिपोप्रोटीन के साथ एसोसिएट हो गया तो उस केस में आपके पास ये जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना है इसको आप लिपोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, और ऐसा लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में बनता है, जिसमें आपके पास डाइटरी फैट्स होते हैं और उन डाइटरी फैट्स के साथ B48, C2 एंड C3 जो एपोलिपोप्रोटीन है ये अटैच होती हैं। इस लिपोप्रोटीन को आप स्पेसिफिकली क्या कहते हो, काइलोमाइक्रोन। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि काइलोमाइक्रोन ब्लड में तभी ज्यादा होंगे जब आपकी डाइट में डाइटरी लिपिड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। ठीक है, तो काइलोमाइक्रोन्स ऐसे लिपोप्रोटीन्स हैं विच कैरी डाइटरी फैट। ठीक है, आपने अभी पढ़ा ना कि आपके पास 3 डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं फैट के, डाइटरी फैट भी हो सकते हैं, स्टोरेज फैट भी हो सकते हैं और आपके पास ऐसे फैट्स भी हो सकते हैं जो कि एक सेल से दूसरे सेल किसी जो है वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। तो हमेशा आपके जो डाइटरी फैट्स हैं वो ब्लड में किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में प्रेजेंट। ठीक है, उन डाइटरी फैट्स में आपके पास डाइटरी ट्राइसाइलग्लिसराइड भी हो सकते हैं, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल ईस्टर भी हो सकते हैं। यानी जितने आपके पास जो डाइट में फैट्स है वो सारे के सारे फैट लिपोप्रोटीन के साथ एसोसिएट होके जो लिपोप्रोटीन एग्रीगेट्स बनाते हैं उनको स्पेसिफिकली हम काइलोमाइक्रोन्स कहते हैं। तो काइलोमाइक्रोन्स हमेशा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में बनते हैं, ये लिवर में नहीं बनते। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों ने यहाँ पे क्लियर रखनी है। काइलोमाइक्रोन्स की साइट ऑफ सिंथेसिस हमेशा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। अब यहाँ से आपके लिपिड जो है वो काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में ब्लड में आ गए। ठीक है, और इन काइलोमाइक्रोन्स में आपके पास जो पोलर ग्रुप्स हैं वो इनको ट्रेवल करने में हेल्प कर रहे हैं और इनका अगर आप कोर ऑब्जर्व करो तो कोर के अंदर इनमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पे ट्राइएथाइलग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल वगैरह प्रेजेंट। अब सपोज यहाँ पे ये C2 है, दिस प्रोटीन इज B48 एंड दिस प्रोटीन इज C3। जब ये काइलोमाइक्रोन्स ब्लड में से पास कर रहे होते हैं और ब्लड में पास करने के बाद यहाँ पे लिवर आता है सपोज, बिकॉज पहला सेल जिसने इन काइलोमाइक्रोन्स को पिक करना है वो आपके पास लिवर सेल है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास सपोज ये कोई हेपेटोसाइट है या लिवर सेल है और इस लिवर सेल ने स्पेसिफिकली इस काइलोमाइक्रोन को अपटेक करना है। लिवर के साथ यहाँ पे आपके पास हार्ट के सेल्स भी हो सकते हैं, स्किन सेल्स भी हो सकते हैं, बाकी सारे सेल्स हैं। ये सेल्स जो है वो इन लिपोप्रोटीन्स को, काइलोमाइक्रोन्स को अपटेक नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ लिवर ही अपटेक करता है। और इसकी रीजन क्या है, बिकॉज आपके वो सारे सेल्स जिनकी सरफेस के ऊपर एक एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंड द नेम ऑफ दिस एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम इज लिपोप्रोटीन लाइपेज। ठीक है, ये लिपोप्रोटीन लाइपेज इस टाइम इनएक्टिव प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ये देखेगा कि ब्लड में एक ऐसा लिपोप्रोटीन प्रेजेंट है जिसमें C2 पड़ी हुई है, इन द प्रेजेंस ऑफ C2 एपोलिपोप्रोटीन ये लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिव होते हैं। ठीक है, और जैसे ये C2 को यहाँ पे देखेगा, इसको ये चीज समझ में आ जाएगी कि अब यहाँ पे आपके पास ये जो लिपोप्रोटीन है इसमें फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल प्रेजेंट है। तो ये लिपोप्रोटीन लाइपेज जस्ट लाइक दिस मैकेनिज्म जो कि आपने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, क्या करेगा कि यहाँ पे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को फ्री फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उनको अपटेक कर लेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इंटेस्टिनल लाइपेज की तरह जो रिएक्शन आपने यहाँ पे देखा था कि अपटेक से पहले यहाँ पे एंजाइम ने ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक किया था ना, ठीक है, और बाद में अपटेक किया था। इसी तरह से आपकी लिवर के बाहर भी यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे भी एक एंजाइम प्रेजेंट है विच इज लिपोप्रोटीन लाइपेज। ठीक है, जो कि लिपोप्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करके इनमें से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को क्या कर सकता है, इंटरनलाइज कर सकता है। इवन कंप्लीट लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल भी जो है वो लिवर के अंदर एंट्री इसको मिल जाएगी। तो ये जो एंजाइम है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर एंजाइम इस एपोलिपोप्रोटीन की प्रेजेंस में एक्टिव होगा
और ये काइलोमाइक्रोन जो कि प्रीवियसली ब्लड में प्रेजेंट था, ये कहाँ पे चला जाएगा, लिवर में चला जाएगा। तो अब अगर इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए आप यहाँ पे लिपिड की ट्रांसपोर्टेशन का ये पूरा पाथवे ऑब्जर्व करो, तो पहला स्टेप मैंने आपको एमल्सिफिकेशन बताया था, सेकंड स्टेप में लाइपेजेस ने इसको हाइड्रोलाइज किया था, थर्ड स्टेप में आपके जो इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल्स थे उन्होंने इन हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स को अपटेक करके इनको दोबारा ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स में कन्वर्ट किया था। इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल्स में जो ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स बने थे वो काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में पैक हुए थे और काइलोमाइक्रोन जो है वो प्लाज्मा में आया। अब जैसे ये काइलोमाइक्रोन यहाँ से जो है वो ब्लड प्लाज्मा कैपिलरी सिस्टम से गुजरता हुआ लिवर सेल्स की तरफ जाएगा, तो लिवर सेल्स के एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे एक एंजाइम है लिपोप्रोटीन लाइपेज जिसको एपोसी2 एक्टिवेट करेगी और इस केस में आपका जो ट्राइएसाइल ग्लिसराइड कंटेनिंग काइलोमाइक्रोन है वो लिवर सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके फाइनली आप लिवर ने डिसाइड करना है कि ये फैटी एसिड किस पर्पस के लिए कंज्यूम होंगे। तो ये एक जनरल आपके पास जो है वो काइलोमाइक्रोन की रिप्रेजेंटेशन है जिसमें इन 3 एपोलिपोप्रोटीन्स की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इसको हाईलाइट किया गया। तो इनिशियली जब प्रोटीन लिपिड के साथ एसोसिएट नहीं होती, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो तब आप उसको एपोलिपोप्रोटीन कहते हो। बट जब आपकी प्रोटीन लिपिड पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट हो जाती है तो इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हो, लिपोप्रोटीन। और यहाँ पे मैंने आप लोगों से ये चीज बताया कि जो आपके काइलोमाइक्रोन्स हैं ये ऐसे लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में बनते हैं और इनमें डाइट्री ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर एंड दीज एपोलिपोप्रोटीन्स ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं डाइट्री लिपिड्स को तो हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टोरेज लिपिड्स। ये स्टोरेज लिपिड्स जैसे मैंने अभी बताया था कि आपके पास कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जो कि एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर होते हैं और जब स्टार्वेशन होती है तो स्टार्वेशन कंडीशन में ये एडिपोज टिश्यूज से निकल के टारगेट सेल तक आते हैं और उस सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो लेट्स सी कि उस पाथवे को डिस्कस कर लेते हैं जिस पाथवे के थ्रू आपके एडिपोज टिश्यूज अपने इन फैट्स को रिलीज करना शुरू करते हैं। स्टार्वेशन में किस तरह से एडिपोज टिश्यू फैट्स को रिलीज करते हैं इस चीज को क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा एडिपोज टिश्यूज कभी भी अपने फैट्स को रिलीज नहीं करते, तब तक रिलीज नहीं करते जब तक इन एडिपोज टिश्यूज को स्टार्वेशन का सिग्नल नहीं मिलता। और स्टार्वेशन का सिग्नल यहाँ पे आपके पास एक हार्मोन है ग्लूकागोन, ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमेशा इन दी प्रेजेंस ऑफ ग्लूकागोन आपके एडिपोज टिश्यूज फैट्स को रिलीज करेंगे और ये फैटी एसिड जो है ये किसी सेल के अंदर जाके क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो लेट्स सी कि नॉर्मली एडिपोज टिश्यूज के अंदर किस तरह से आपके ये फैट स्टोर होते हैं और ग्लूकागोन के रिस्पॉन्स में किस तरह से आपके ये जो फैट्स हैं ये रिलीज होते हैं फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। ओके, तो यहाँ पे अगर रफली मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं जल्दी से, ये आपके पास लिपिड ड्रॉपलेट था जिसमें फैट्स प्रेजेंट थे। ठीक है, और इन फैट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपके पास क्या चीज प्रेजेंट थी, पेरिलाइपिन प्रोटीन प्रेजेंट। पेरिलाइपिन प्रोटीन सीजीआई के साथ एसोसिएट थी और यहाँ पे आपके पास 2 इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट थे जिसमें एक एंजाइम आपके पास एडिपोसाइट ट्राइग्लिसराइड लाइपेज था, ये भी इनएक्टिव है, और दूसरी तरफ आपके पास मोनोग्लिसराइड लाइपेज था, ये भी इनएक्टिव है। बट जैसे स्टार्वेशन कंडीशन में आपके ब्लड में ग्लूकागोन की कंसंट्रेशन हाई हुई, बाइंडिंग ऑफ ग्लूकागोन विद इट्स रिसेप्टर एक प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा एंड दिस प्रोटीन इज जी प्रोटीन, जो कि एक्टिवेशन के फौरन बाद यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट है एडिनाइल साइक्लेज, उस एंजाइम को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। ये आपके पास एडिपोसाइट की मेम्ब्रेन है। जैसे ही एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होता है, दिस एंजाइम अपॉन एक्टिवेशन एटीपी मॉलिक्यूल को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इन रिस्पॉन्स टू दी ग्लूकागोन आपके पास साइटोसोल के अंदर साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, दिस हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी विल एक्टिवेट अ प्रोटीन एंड द नेम ऑफ दिस प्रोटीन इज प्रोटीन काइनेज ए, एंड बिकॉज दिस प्रोटीन इज अ काइनेज इट मींस कि ये फॉस्फोराइलेशन करवाती है। और यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन 2 ग्रुप्स की होगी। एक साइटोसोल में प्रेजेंट एंजाइम है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, ठीक है, जो कि प्रीवियसली इनएक्टिव था, लेकिन जैसे प्रोटीन काइनेज जो है वो एक्टिव हुई, बिकॉज दिस काइनेज इज एन एंजाइम जो कि फॉस्फोराइलेशन करवाएगा,
तो ये काइनेज क्या करेगा, यहाँ पे इस हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की फॉस्फोराइलेशन के बाद इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, फॉस्फोराइलेटेड हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज विच इज एन एक्टिव एंजाइम। ठीक है, तो प्रोटीन काइनेज ए ने एक तरफ इस हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की एक्टिवेशन करवाई फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, और दूसरी तरफ ये प्रोटीन काइनेज ए जाके क्या करना शुरू कर देगी, पेरीलाइटिन की फॉस्फोराइलेशन करवाना शुरू कर देगी। ठीक है, तो जैसे ही पेरीलाइटिन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, ये जो सीजीआई प्रोटीन पहले पेरीलाइटिन के साथ अटैच थी, फॉस्फोराइलेशन के बाद ये सीजीआई प्रोटीन यहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से रिलीज होने के बाद ये इस एंजाइम के साथ एसोसिएट होना शुरू हो जाएगी विच इज एडिपोसाइड ट्राइग्लिसराइड लाइपेज, और सीजीआई के अटैचमेंट के बाद आपका ये एंजाइम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दोबारा इस चीज को बता रही हूँ कि इन द प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव होगी। प्रोटीन काइनेज ए टू वे एक्ट करती है, एक तरफ हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की फॉस्फोराइलेशन करवा के उसको एक्टिव करती है। ये जो एक्टिवेटेड हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है ये जाके इस ग्लोब्यूल के साथ अटैच हो जाता है, बिकॉज जब ये इनएक्टिव था तो ये लिपिड ड्रॉपलेट को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ये एक्टिव हुआ फॉस्फोराइलेशन के बाद तो ये जाके लिपिड ड्रॉपलेट के ऊपर अटैच हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो दूसरा काम है प्रोटीन काइनेज ए का, इसने यहाँ पे पेरीलाइटिन प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन करवाई है, और जैसे जैसे पेरीलाइटिन प्रोटीन फॉस्फोराइलेट होती जाएंगी यहाँ से सीजीए प्रोटीन डीटैच होने के बाद इस एंजाइम को एक्टिवेट करना शुरू कर देंगी। सो नाउ व्हाट दिस एंजाइम विल डू, ये ट्राइग्लिसराइड के ऊपर वर्क करेगा और ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले आपका जो एडिपोसाइड ट्राइग्लिसराइड लाइपेज एंजाइम है, अपॉन एक्टिवेशन ये ट्राइग्लिसराइड में से एक फैटी एसिड को क्या कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा। वो फर्स्ट या थर्ड दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, बिकॉज ये टर्मिनल पोजीशन को एक्सेस करता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे स्पोर्ट एंजाइम था एडिपोसाइड ट्राइग्लिसराइड लाइपेज, जो कि एक्टिवेशन के बाद क्या करेगा, एक फैटी एसिड को फिर रिलीज करता है। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट में सपोज यहाँ से फैटी एसिड रिलीज हुआ है, प्रोडक्ट में आपके पास डाई असाइल ग्लिसराइड और एक फैटी एसिड बन गया। ठीक है, नाउ दिस डाई असाइल ग्लिसराइड is further hydrolyzed by activated hormone sensitive lipase, यानी एसिटाइल एडिपोसाइड ट्राइग्लिसराइड लाइपेज सीएजी को ऐसा सबस्ट्रेट यूज करती है और उसको डाइएसाइल ग्लिसराइड में कन्वर्ट करती है। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज डाइएसाइल ग्लिसराइड को ऐसा सबस्ट्रेट यूज करती है और उसमें से एक और फैटी एसिड को रिमूव करने के बाद मोनोअसाइल ग्लिसराइड बना देती है। तो सेकंड पोजीशन से भी फैटी एसिड रिलीज हो गया और यहाँ पे आपके पास जो थर्ड पोजीशन है उस पर एक फैटी एसिड अटैच है, तो आप इसको क्या कहोगे, दिस इज मोनोअसाइल ग्लिसराइड। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में एक चीज क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, फैटी एसिड। नाउ दिस मोनोअसाइल ग्लिसराइड इज फर्दर हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम मोनोग्लिसराइड लाइपेज, जो कि थर्ड पोजीशन से भी फैटी एसिड को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। सो इन तीन एंजाइम्स के एक्शन के बाद आपके पास ग्लिसरॉल फ्री हो जाएगा और तीन फैटी एसिड जो तीन डिफरेंट पोजीशन के ऊपर अटैच थे वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से आप ऑब्जर्व करोगे कि थ्री आपके पास फैटी एसिड, सॉरी, तो ये तीन आपके पास है वो फैटी एसिड, जिसमें से एक इस स्टेप पे रिलीज हुआ था, दूसरा यहाँ पे रिलीज हुआ था और तीसरा यहाँ पे रिलीज होगा। ठीक है, तो तीन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। तो अब अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो तो आप ये देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप इज हार्मोन बाइंडिंग विद द रिसेप्टर, ग्लूकागोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। सेकेंड इवेंट इज एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज, जो कि एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। थर्ड इवेंट इज एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज ए, और ये काइनेज हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को फॉस्फोराइलेट करके एक्टिव करती है, और दूसरी तरफ पेरीलाइपिन जो कि प्रीवियसली सीजीआई के साथ एसोसिएट थी उसकी फॉस्फोराइलेशन करवा देती है। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन के बाद ये जो सीजीआई यहाँ से रिलीज होगी ये एडिपोसाइड ट्राइग्लिसराइड लाइपेज के साथ एसोसिएट हो जाएगी और इसको एक्टिव कर देगी। और सिक्स स्टेप में क्या होगा कि आपके पास जो ट्राइग्लिसराइड थे वो डाइएसाइल ग्लिसराइड में क्या होना शुरू हो जाएंगे, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे।
डाइएसाइलग्लिसराइड के ऊपर हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एक्ट करके इसे मोनोसाइलग्लिसराइड में कन्वर्ट करेगा। एंड फाइनली दिस मोनोसाइलग्लिसराइड जो है ये इस लिपिड ड्रॉपलेट लाइपेज जो है ये इस लिपिड ड्रॉपलेट में प्रेजेंट मोनोसाइलग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये तीनों फैटी एसिड जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों फैटी एसिड यहाँ से एडिपोसाइट में फैट ग्लोब्यूल से बाहर निकल आएंगे और अब इन्होंने ब्लड के थ्रू उस सेल की तरफ जाना है जिसको इस टाइम एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, तो ब्लड में आपके पास एक कैरियर प्रोटीन है सीरम एल्ब्यूमिन जो कि इन फ्री फैटी एसिड को बाइंड करती है। इससे पहले आपने एपोलिपोप्रोटीन्स पढ़ी हैं। एपोलिपोप्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि कंप्लीट ट्राइएसाइलग्लिसराइड को बाइंड करती है। ठीक है, जबकि सीरम एल्ब्यूमिन आपके पास ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि फ्री फैटी एसिड को बाइंड कर रही है, ऐसी फैटी एसिड जिनके साथ ग्लिसरॉल अटैच नहीं है बल्कि जो कि हाइड्रोलाइज फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सीरम एल्ब्यूमिन फ्री फैटी एसिड को बाइंड करता है और जो एपोलिपोप्रोटीन्स हैं वो ट्राइएसाइलग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल या कंप्लीटली पैक्ड लिपिड के साथ क्या होती हैं, एसोसिएट होती है। ठीक है, तो ये सीरम एल्ब्यूमिन इन लिपिड के लिए ऐसा कैरियर एक्ट करेगा और फाइनली जिस सेल को एनर्जी की जरूरत है जहां पे इन लिपिड से जाके जो है वो रिलीज होना है डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस ऑफ सेल, उससे जो भी इंटरेक्शन होगी, तो ये फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर की मदद से ये स्पेसिफिक सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। तो अब ग्लिसरॉल के साथ क्या होगा, बिकॉज ग्लिसरॉल हमने ये चीज पढ़ी है ना कि वो एडिपोसाइट में ही रहता है। तो व्हाट इज द फेट ऑफ दिस ग्लिसरॉल जो कि वहां पे बचा है? With the help of enzyme glycerol kinase, first of all ये glycerol 3-phosphate में कन्वर्ट होता है and then we have an enzyme glycerol 3-phosphate dehydrogenase, जो कि आप लोगों को याद होगा कि हमने जो glycerol 3 शटल पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उसके अंदर ये एंजाइम यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ये आइसोजाइम है जो कि एडिपोसाइट में भी प्रेजेंट है। तो दिस एंजाइम ग्लिसरॉल 3-phosphate dehydrogenase, यहाँ पे ये जो टर्मिनल आपके पास सेकंड मिडल पोजीशन है, इस पोजीशन से ऑक्सीडेशन करवाएगी, 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव कराएगी और उनको ट्रांसफर कर देगी कहाँ पे, NAD को, और यहाँ पे आपके पास ये जो ग्रुप है ये कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास ग्लिसरॉल 3-phosphate dehydrogenase ग्लिसरॉल 3-phosphate को डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देती है। एंड बिकॉज दिस डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट इज एन इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो आफ्टर इट्स कन्वर्जन टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate ये एडिपोसाइट में ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू फर्दर मेटाबोलाइज होकर पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फैटी एसिड्स आपके साइटोसोल में प्रेजेंट है ये किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनकी एंट्रेंस को क्लियर करने के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बीटा ऑक्सीडेशन को क्लियर करेंगे। तो ये जो फैटी एसिड इस टाइम साइटोसोल में प्रेजेंट है, इन फैटी एसिड ने साइटोसोल से मूव करना है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और इनकी मूवमेंट में आपके पास 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैटी एसिड इस टाइम साइटोसोल में प्रेजेंट है, ये फैटी एसिड एक्टिवेट होंगे, इनकी एक्टिवेशन होगी और एक्टिवेशन के बाद ये एक्टिवेटेड फैटी एसिड कहाँ पे मूव करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करेंगे। सो लेट्स सी पहले कि एक्टिवेशन किस तरह से होती है फैटी एसिड की, कौन से ग्रुप से एक्टिवेट करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है। तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि लिपोलाइसिस के बाद जो फैटी एसिड किसी सेल के अंदर आते हैं, एंट्रेंस के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी एक्टिवेशन होती है, उसके बाद उनकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है और फिर थर्ड स्टेप के अंदर इनसे एनर्जी प्रोडक्शन का जो पाथ है बीटा ऑक्सीडेशन वो स्टार्ट होगा। सो लेट्स सी कि फैटी एसिड किस तरह से एक्टिवेट होंगे। फैटी एसिड को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज फैटी एसाइल कोएंजाइमेज सिंथेसेज। अगेन नेम ऑफ दिस एंजाइम इज रिप्रेजेंटिंग कि यहाँ पे आपके पास कोई एटीपी मॉलिक्यूल जो है ये यूज होगा। तो बच्चों इस केस में आपके पास जो फैटी एसिड हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए लेट मी ड्रॉ स्लाइड, और इसके बाद हम यहाँ पे इस चीज को क्लियर करते हैं। यस, तो फैटी एसिड की जो एक्टिवेशन है, इस एक्टिवेशन में आपके पास एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेसेज एंजाइम। और ये एंजाइम फर्स्ट ऑफ ऑल फैटी एसिड और एटीपी के दरमियान कंडेंसेशन रिएक्शन को कैटालाइज कराता है। लाइक अगर इसको मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करती हूँ कि ये वो फैटी एसिड है जो कि सेल के अंदर एंटर हुआ है। ठीक है, साइटोसोल में प्रेजेंट है। साइटोसोल में आपके पास एक एटीपी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इस एटीपी मॉलिक्यूल में आपके पास एडिनोसिन बेस है। ठीक है, और एडिनोसिन के साथ आपके पास 3 जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं ये अटैच हुए हैं।
अब आप लोगों को याद होगा बायोएनर्जेटिक्स में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि एटीपी के तीनों फॉस्फेट ग्रुप्स के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि कौन से फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट हो सकती है। तो इस केस में आपके पास जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड और दूसरी तरफ आपके पास एटीपी मॉलिक्यूल है, इन दोनों के दरमियान जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन करवाता है एंजाइम फैटी एसाइल कोएंजाइमेज सिंथेसेस, और ये एंजाइम अपनी एक्टिव साइट में इन दोनों मॉलिक्यूल्स को इस तरह से पैक करता है, इस तरह से इनको वहां पे एडजस्ट करता है कि ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कंडक्ट करेगा। ठीक है, ये दोनों साइट्स एक्सेसिबल होती हैं जब आपके पास कौन सा एंजाइम है, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेसेस, बिकॉज वी ऑल नो कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट को बाइंड करते हैं तो एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में ग्रुप्स को एक दूसरे के करीब करते हैं ना, एक्सपोज करते हैं। तो इस केस में जो ग्रुप्स एक दूसरे को एक्सपोज फेस कर रहे हैं एक्चुअली, वो आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि फैटी एसिड में प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलेट आइन, और दूसरी तरफ आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल इनर मोस्ट फॉस्फेट ग्रुप है एटीपी का। ऑब्वियसली जब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो आपके पास अगर यहाँ पे इस फॉस्फेट ग्रुप में यहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाना है, तो ये फॉस्फेट अपना ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ये मैं पार्ट ए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट इस तरह की बनेगी जिसमें आपके पास ये जो एडिनोसिन है एंड फॉस्फेट, ये वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है ये यहाँ से अपना बॉन्ड ब्रेक करके इस फैटी एसाइल ग्रुप के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ऑब्वियसली यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा, ठीक है, जो कि इधर इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो एक आपके पास ये इंटरमीडिएट बना है और दूसरी तरफ आपके पास ये पायरोफॉस्फेट बना है, यानी पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगा और पीछे आपके पास जो इंटरमीडिएट बनेगा इसमें इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसके ऊपर ये एडिनाइलेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। दिस ग्रुप इज एएमपी, और एएमपी को आप एडिनाइलेट भी कहते हो। ठीक है, तो ये पायरोफॉस्फेट यहाँ से अलग हो गया, प्रोडक्ट में आ गया, और आपका जो एएमपी मॉलिक्यूल है, एडिनाइलेट मॉलिक्यूल है, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो गया। तो इस केस में आपकी जो प्रोडक्ट बनी है दिस इज फैटी एसाइल एडिनाइलेट, यानी आपका ये जो एडिनाइलेट मॉलिक्यूल है, एएमपी मॉलिक्यूल है, ये फैटी एसिड में क्या हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया। दिस इज स्टेप ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपका ये एंजाइम क्या करता है, अभी ये फैटी एसाइल एडिनाइलेट एंजाइम के साथ ही अटैच है। नेक्स्ट स्टेप में आपका ये जो एंजाइम है ये इस फैटी एसाइल एडिनाइलेट को रिप्लेस करता है विद एन अदर ग्रुप। यहाँ पे आपके पास ये एडिनोसिन है और ये एंजाइम के साथ अटैच है, और ये एंजाइम कौन सा है, फैटी एसाइल सिंथेसेस। सेकेंड राउंड में ये एंजाइम क्या करता है, एक और सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करवाता है, और दिस टाइम आपकी वो सबस्ट्रेट कौन सी है, कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए एसएच। ठीक है, इसमें ये जो आपके पास थायोल ग्रुप है, अब ये थायोल ग्रुप यहाँ पे इस कार्बन एटम के ऊपर अटैक करता है। ये सेकंड स्टेप में है। फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो फैटी एसाइल ग्रुप का कार्बोक्सिलेट आइन था, इसने फॉस्फेट के ऊपर अटैक किया और फैटी एसाइल एडिनाइलेट बनाया। सेकंड स्टेप में इस फैटी एसाइल एडिनाइलेट के ऊपर कोएंजाइम ए के थायोल ग्रुप ने अटैक किया। तो अब आपके पास यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, ऑब्वियसली अगर इस कार्बन एटम ने यहाँ पे थायोल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाना है तो ये वाला बॉन्ड इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास एडिनाइलेट अलग हो जाएगा, एडिनाइलेट इस तरह से प्रोडक्ट में आ जाएगा, एडिनोसिन, और यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा, एडिनाइलेट या एएमपी रिलीज हो जाएगा, और आपके पास ये जो फैटी एसाइल ग्रुप है, दिस फैटी एसाइल ग्रुप अपना कार्बन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करके सल्फर के साथ यहाँ पे क्या करेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगी। ये जो प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होगा इट विल कंपनसेट दिस। ठीक है, तो ये आपके पास अब जो इंटरमीडिएट बना है दिस इज फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, और इसे हमने एक्टिवेटेड फैटी एसिड क्यों कहा है, बिकॉज इस बॉन्ड में आप क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, एक थायो ईस्टर ग्रुप। ये जो मॉलिक्यूल आपके पास अब बना है दिस इज अ थायो ईस्टर, और हमें ये चीज पता है ना कि जितने भी थायो ईस्टर्स हैं
इनकी डेल्टा जी ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो बहुत लार्ज होती है। तो यहाँ पे कोएंजाइम ए की अटैचमेंट के बाद हमने फैटी एसिड को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। और दूसरी तरफ आपके पास स्टार्टिंग में एक प्रोडक्ट ऐसी प्रोड्यूस हुई थी, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट। इसको भी ब्रेक करने के लिए आपके पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, और उस एंजाइम का फंक्शन क्या होता है कि ये पायरोफॉस्फेट को ब्रेक करता है। लाइक यहाँ पे अगर हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है, पायरोफॉस्फेटेज यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और दो इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो आपके पास इस रिएक्शन की जो डेल्टा जी वैल्यू है वो -19 किलो जूल पर मोल है। तो जब भी आपके पास फैटी एसाइल कोएंजाइम सिंथेज अपना केमिकल रिएक्शन शो करेगा और पायरोफॉस्फेट को रिलीज करेगा, तो पायरोफॉस्फेट कभी भी इस तरह से इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगी, बल्कि आपके जो साइटोसोल है उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है विच इज इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम, जो कि फौरी तौर पे इस पायरोफॉस्फेट को ब्रेक कर देगा और इससे रिलीज होने वाली एनर्जी को भी क्या कर देगा, यूज कर देगा। तो ओवरऑल आपके पास जो फैटी एसाइल कोएंजाइम सिंथेज है, फैटी एसाइल कोएंजाइम सिंथेज है, इसके केमिकल रिएक्शन और इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज की जो डेल्टा जी वैल्यू है, इसको जब आप सम करोगे तो आपके पास ये -15 -19 ऑलमोस्ट -34 जा जाती है किलो जूल पर मोल। तो ओवरऑल फैटी एसिड की एक्टिवेशन की जो डेल्टा जी वैल्यू है वो लार्ज एंड नेगेटिव है, विच मीन्स कि ये केमिकल रिएक्शन जो है ये इरिवर्सिबल होगा। तो यहाँ तक आपके जो फैटी एसिड हैं वो साइटोसोल में एंटर होने के बाद एक्टिव हो चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज मूवमेंट ऑफ दीज फैटी एसिड मॉलिक्यूल इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और इसमें आपके पास एक शटल सिस्टम यूज होती है, एंड नेम ऑफ दिस शटल सिस्टम इज कार्निटीन शटल, बिकॉज यहाँ पे कार्निटीन एक कैरियर मॉलिक्यूल है जो कि इन फैटी एसिड्स को लेके कहाँ पे जाता है, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास एक एक्टिवेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है। अब यहाँ से ऑनवर्ड में आप लोगों को फैटी एसिड नहीं बल्कि फैटी एसाइल कोएंजाइम ए कहूंगी, बिकॉज आप फैटी एसिड एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास साइटोसोल में फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है। फर्स्ट आपके पास जो एंजाइम है दिस इज कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 1, और आप लोगों को याद होगा कि ट्रांसफरेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं ना। यहाँ पे जो आपका ट्रांसफरेज है उसने इस असाइल ग्रुप को, फैटी असाइल ग्रुप को कोएंजाइम ए से कार्निटीन पे ट्रांसफर कर। So this enzyme is required for the transfer of fatty acyl group from coenzyme A to carnitine. तो यहाँ पे आप देखते हो कि कोएंजाइम ए से जैसे ही फैटी एसाइल ग्रुप अलग होगा, कोएंजाइम ए रीजनरेट हो जाएगा, और आपका जो फैटी एसाइल ग्रुप है ये कार्निटीन के साथ अटैच होने के बाद दिस कार्निटीन इज अटैच विद दी फैटी एसाइल, और अब आपके पास ये जो इंटरमीडिएट है इसको आप कहोगे फैटी एसाइल कार्निटीन, बिकॉज इस केस में आपका फैटी एसाइल ग्रुप कार्निटीन के साथ अटैच हो गया। अब ये जो कार्निटीन है, दिस एंजाइम इज फैटी एसाइल कार्निटीन, सॉरी कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 1, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। इट मींस कि ये रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और साइटोसोल वाले कंपार्टमेंट। ठीक है, अब जैसे ये फैटी एसाइल कार्निटीन बना है, दिस फैटी एसाइल कार्निटीन कैन मूव टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कार्निटीन का ट्रांसपोर्टर भी है, बिकॉज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का तो हमें पता ना कि ये क्वाइट इम्परमिएबल है और ये सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स को यहाँ से पास करने देती है जिनके ट्रांसपोर्टर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। तो बिकॉज कार्निटीन का ट्रांसपोर्टर है, इसलिए आपका जो वो कोएंजाइम ए से हटा के कार्निटीन पे लोड किया गया था, ताकि कार्निटीन इस फैटी एसाइल इंटरमीडिएट को लेके मैट्रिक्स में जा सके। जैसे ही आपका ये फैटी एसाइल कार्निटीन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आया, अब आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगेन यू हैव एन अदर एंजाइम एंड दिस इज कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 2। ये क्या करेगा, दोबारा से यहाँ से ट्रांसफर करेगा, बट दिस टाइम ट्रांसफर रिएक्शन इज ऑपोजिट। यहाँ पे आपका जो फैटी एसाइल ग्रुप है, ये फैटी एसाइल ग्रुप यहाँ से उठेगा, ये वाला ग्रुप, और ये कोएंजाइम ए पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 1 ने कोएंजाइम ए से कार्निटीन पे ट्रांसफर किया था फैटी एसाइल ग्रुप को,
But this carnitine acyl transferase is transferring a fatty acyl group from carnitine to coenzyme A, और कार्निटीन रीजनरेट हो जाएगी जो कि वापस आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आके लग जाएगी और दोबारा से फैटी एसिड को जो है वो इनवर्ड लाने का काम शुरू कर देगी। और यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपके पास फैटी एसिड है, ये वो उसी तरह से एक्टिवेटेड फैटी एसिड है जो कि आपने साइटोसोल में देखे थे, ठीक है। तो दरमियान में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इनकी एक्टिवेशन कुछ टाइम के लिए खत्म हुई थी, बट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आने के बाद ये दोबारा से एक्टिव होकर किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, फैटी एसिड को एंजाइम ए।